गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन से। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एमसीक्यूज, देन वेरी शॉर्ट एंड देन वेरी लॉन्ग। ओके, तो शुरू करते हैं हम एमसीक्यूज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। तो कुछ फीचर्स नीचे दे रखे हैं जो हमारी बुक में अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग रिप्रोडक्शन की टॉपिक्स में दे रखी हैं, वो स्टेटमेंट आपको ऑप्शन में मिले हैं। और फिर बोला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एंड जो भी ऑप्शंस कॉमन है बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो हमें चुनने हैं। ओके, तो हमने asexual and sexual reproduction पढ़ा, तो you must know कि what is the difference between asexual and sexual reproduction. Okay, तो क्या है difference asexual and sexual reproduction में? In sexual reproduction gamete formation होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन होता है एंड देन जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन होता है। That is the thing that occur in asexual reproduction. But in asexual reproduction कोई भी gamete formation नहीं होगा, ठीक है, and no fusion occur. That is the main difference. ठीक है, बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर गैमीट फॉर्म हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब ये भी है कि वहां पे रिडक्शन डिविजन भी हो रहा होगा, राइट? Am I right with that? Yes. तो रिडक्शन डिविजन भी हो रहा होगा, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। तो स्टेटमेंट्स हम देखते हैं वन बाय वन कि क्या क्या दे रखी हैं, फिर हम आगे स्टेटमेंट्स को करेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, वो पहला स्टेटमेंट आपको दिया है यहाँ पे। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई फ्यूजन नहीं होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से गलत है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है, पर ये कॉमन नहीं हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर, ये करेक्ट है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों में ट्रांसफर तो होगा, ठीक है, लेकिन फ्यूजन नहीं होगा। रिडक्शन डिविजन वाला जो स्टेटमेंट है ये भी बस सेक्सुअल के लिए ही ट्रू है, क्योंकि रिडक्शन डिविजन का मतलब होता है मियोसिस, और मियोसिस बस हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा, एसेक्सुअल में नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, दैट इज ट्रू। चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जो भी बच्चा, प्रोजेनी मतलब जो भी उसका ऑफस्प्रिंग होगा, वो अपने पेरेंट जैसा थोड़ा बहुत रिजेंबल करेगा ना, एसेक्सुअल में भी करेगा एंड सेक्सुअल में भी करेगा, ठीक है। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, यही कॉमन है। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी विल बी योर आंसर, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बोली। Now, question number second, the term clone cannot be applied to offsprings formed by sexual reproduction because clone term हम क्यों नहीं दे सकते offspring को जो sexual reproduction से बनता है? तो देखिए, क्लोन का मतलब क्या है? क्लोन का मतलब होता है कि कोई चीज जो एकदम कॉपी होती है किसी की, ठीक है, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लोन मतलब कोई प्रोजेनी, ठीक है, कोई प्रोजेनी जो एकदम कॉपी है, नो डिफरेंस, एकदम कॉपी। चाहे हमारे में थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस हो प्रोजेनी का पेरेंट के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन एकदम कॉपी तो नहीं बनता है ना, है ना, एकदम कॉपी तो नहीं बनता है। थोड़ा बहुत मतलब कि जेनेटिक डिफरेंस आते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि दो गैमीट का मिलना होता है, एक ही गैमीट से नहीं हो रहा है प्रोड्यूस एसेक्सुअल की तरह। दो गैमीट मिलेंगे, उनके अंदर कुछ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, कोई रिसेसिव होंगी, वो सब मिलके लास्ट में चेंजेस लाएंगे। तो जो टर्म क्लोन है वो ऑफस्प्रिंग के लिए तो अप्लाई नहीं हो सकती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। इसके रीजन यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट रीजन है ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपीज, जो मैंने अभी बताया, ठीक है।
जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं पेरेंटल डीएनए की। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ओनली। थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी देख लेते हैं। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, रॉन्ग। दोनों डीएनए कॉपी होके जाते हैं। थर्ड, ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म एट डिफरेंट टाइम्स, विच इज अगेन रॉन्ग। सेम टाइम पे ही बनता है। डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। देखो, हम नहीं बोलेंगे, रिजेम्बलेंस होती है पर कंप्लीटली सेम नहीं होती है। इसलिए आंसर नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर। तो लिखा भी है इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंगल, मैंने बताया ना, एक सिंगल पेरेंट ही एक ऑफस्प्रिंग बनाता है, तो कोई जीन दो नहीं आते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं, इसलिए क्लोन बन जाते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज बन जाती है। लेकिन सेक्सुअल के अंदर फ्यूजन होता है। देखिए, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, इसलिए सेक्सुअल फ्यूजन के बाद जेनेटिक डिफरेंसेस आते हैं। कौन से डिफरेंसेस आते हैं? जेनेटिक डिफरेंसेस आते हैं। ओके, जेनेटिक डिफरेंस आते हैं, इसलिए ही हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस हैं और क्लोन नहीं बोलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से जो होता है वो कॉमन है किसके लिए? तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन होता है, सबसे पहले तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू लर्न ओनली। ठीक है, क्या है वो चीज? वो चीज यही है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन में, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। ठीक है, वो तुम्हारे मल्टी सेलुलर वगैरह में नहीं होता है बाइनरी फिशन, वो यूनिसेलुलर में ही होता है। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कि asexual method of reproduction common to which? Some eukaryotes, all eukaryotes, some prokaryotes, all prokaryotes। तो करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है। तो देखिए, जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो मोस्टली प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। दे आर मोस्टली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो वो लोग बाइनरी फिशन करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है अमीबा। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। ठीक है, डायग्राम देखते हैं अमीबा के कैसे होता है उसमें बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का क्या मतलब है? बाइनरी फिशन का मतलब है कि एक सेल से दो सेल का मिलना। अमीबा के डायग्राम में यू कैन सी कि सबसे स्टार्टिंग में एक ही सेल है ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, अमीबा की पेरेंट सेल। आगे जो सेल्स हैं वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ सबसे पहले। तो इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पहले छोटा था, ये वाला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस फिर इलोंगेट किया, उसके बाद डिवाइड किया एंड देन दो सेल्स में डिवाइड हो गया। टू सेल्स, 1 एंड 2, 1 एंड 2। ठीक है, तो दो डॉटर सेल्स बना ली हैं। ये अमीबा के अंदर होता है। ओके, उसके बाद प्रोकैरियोट के अंदर और क्या एग्जाम्पल आते हैं? बताइए, क्या एग्जाम्पल आते हैं? बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी बाइनरी फिशन होता है। और फिर यूकैरियोट्स अगर हम सोचे तो यूकैरियोट्स के अंदर बाइनरी फिशन होता है कि नहीं होता है? हाँ, बाइनरी फिशन यूकैरियोट्स के अंदर होता है, लेकिन उन्हीं यूकैरियोट्स के अंदर होता है जो सिंगल सेल होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर। वो तो सबसे पहला ही नेसेसिटी है कि अगर बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो तुम्हें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होना है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो सिंगल सेल प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप के जो होते हैं, उनके अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए ऑप्शन में लिखा है सम यूकैरियोट्स, ऑल यूकैरियोट्स, सम प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स, और करेक्ट ऑप्शन देना है। तो करेक्ट ऑप्शन में ऑब्वियसली आपका फर्स्ट आएगा, दैट इज सम यूकैरियोट्स, और आएगा थर्ड विच इज सम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, बाकी प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरह के भी होंगे, जैसे बर्डिंग होगा, किसी के अंदर बर्डिंग मैकेनिज्म होगा, किसी और तरीके से होगा रिप्रोडक्शन। तो इसलिए आंसर होगा आपका सम प्रोकैरियोट्स एंड सम
यूकैरियोट। सो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है सी, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट दी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्ड में, क्या स्टेटमेंट्स हैं? तो स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हमेशा दो इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इज इट ट्रू, इज इट रॉन्ग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो दो इंडिविजुअल्स तो होंगे ही ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, और फ्यूजन करने के लिए मेल एंड फीमेल चाहिए, तो दो चाहिए। Sexual reproduction generally involves gametic fusion, that is correct. Meiosis never occur during sexual reproduction. Meiosis तो ये तो गलत हो गया, meiosis तो होता है, तो that is again wrong. And fourth statement is external fertilization is a rule during sexual reproduction. Rule तो नहीं है external fertilization, ठीक है, इसमें तो लिखा है कि rule है। ओके, तो yeah, that's not the rule. But in sexual reproduction, sometimes it can happen कि एक इंडिविजुअल से भी हो सकता है। ऑलवेज यहाँ पे गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर है, वो एक ही इंडिविजुअल, सपोज आप मान लीजिए फ्लावर है, फ्लावर तो एक ही है ना, एक ही के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो फ्लावर है तो एक ही ना, इसलिए ऑलवेज इज रॉन्ग। ठीक है, तो सही बात है, डज नॉट ऑलवेज यहाँ पे सही लिखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट वुड आल्सो बी करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ वुड बी रॉन्ग। तो आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द आंसर। ओके, नाउ मैंने एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है कि सेम इंडिविजुअल से भी हो जाता है, क्योंकि जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, मोनोशियस प्लांट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटिक फ्यूजन भी होता है, एंड मियोसिस होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कोई रूल नहीं है, इट्स नॉट अ रूल। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है अ मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस alga exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has, एक मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस एल्गा है, मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस एल्गा है जो एग्जिबिट करता है अ टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल। ठीक है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has, बेसिकली यही बताया कि एक एल्गी है जो मल्टीसेल्युलर है और उसके अंदर हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो ऑब्वियसली एक जाइगोट भी बन रहा है, और जो जाइगोट बन रहा है उसमें फिर हो रही है मियोसिस। तो आगे पूछे हैं, आगे कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको और पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, फिर जो एडल्ट फिलामेंट बनेगा इस एल्गा का, अगर जाइगोट में मियोसिस हो गया तो जब जाइगोट आगे जाके एडल्ट बनेगा, मियोसिस के अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस में 2n एक सेल होती है, 2n सेल से n बनता है, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, n को हम बोलते हैं हैप्लॉइडी। ठीक है, अब ये जाइगोट में हुआ, जाइगोट जो है वो आगे जाके एडल्ट बनेगा ना, तो एडल्ट के अंदर, एल्गा के अंदर, चाहे वेजिटेटिव सेल हो चाहे गैमेटेनिया बने, गैमीट्स बने या वेजिटेटिव सेल बने, वो सब हैप्लॉइड ही रहने वाली है ना, क्योंकि मियोसिस जाइगोट में जाके हुआ है। तो आपको वही ऑप्शन देखना है जिसमें हैप्लॉइड ही हो दोनों जगह, जहां पे डिप्लॉइड है वो तो रॉन्ग है, ये डिप्लॉइड है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे डिप्लॉइड है और यहाँ भी डिप्लॉइड है, तो आंसर होगा स्टेटमेंट नंबर 4, हैप्लॉइड वेजिटेटिव cell and haploid gametangia. Now option number 6, the male gametes of rice plant have 12 chromosomes in their nucleus. The chromosome number in the female gamete, zygote and the cells of the seedling will be respectively. Zygote and the cells of the seedlings. Okay. देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं इस वाले में। तो एक राइस प्लांट की बात की है और बोला है कि जो राइस प्लांट है ना, राइस प्लांट जो है
उसके जो क्रोमोसोम नंबर है राइस प्लांट के, वो है आपके 12। ठीक है। और पूछा है कि राइस प्लांट के फिर जाइगोट में, गैमीट में और सेल्स में सीडलिंग के कितने कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे। तो सबसे पहले तो गैमीट की बात करेंगे। ठीक है। ऑप्शन के अंदर दिया है मेल गैमीट, मतलब गैमीट से ही चालू किया है। गैमीट में अगर 12 है तो फीमेल गैमीट में भी 12 ही होंगे। ये तो हो गए 12। अब गैमीट फीमेल और मेल फ्यूज करके बनाएगा जायगोट, तो डबल हो जाएंगे, इधर इधर हो जाएंगे 24। और फिर वही जायगोट बड़ा होके फ्लावर बनेगा और वहां से सीड निकलेंगे, तो सेल्स ऑफ द सीडलिंग के भी हो जाएंगे 24। तो 12, 24, 24, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 12, 24, 24। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। Then next question, question number 7th. Given below are the few statements related to external fertilization. Choose the correct statement. आपको external fertilization से related कुछ statements दिए हैं और बोला है कि correct statement हमें बताइए कि क्या होनी चाहिए इनमें से। तो क्या स्टेटमेंट्स, पहले तो देखिए कि क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, तभी हम कुछ कमेंट कर पाएंगे कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है द मेन, एक मिनट, आपको करेक्ट देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ये अच्छे से देख लो, इनकरेक्ट बोला है करेक्ट। तो अब आपको दिमाग में यही रखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट ही हमें देखनी है, इनकरेक्ट को रूल आउट करना है। ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर जो आपका 1 है वो है द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, विच इज राइट। दोनों टाइम पे ही निकलते हैं, एक साथ ही निकलते हैं, तब भी फ्यूजन होता है। Only a few gametes are released into the medium. कुछ ही गैमीट्स होते हैं जो मीडियम में रिलीज होते हैं, विच इज रॉन्ग। सारे गैमीट्स मीडियम में रिलीज होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। वाटर इज द मीडियम इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो गैमीट्स मीडियम में रिलीज ही होंगे, और कहाँ होंगे, तो सारे ही होंगे ना। ओनली अ फ्यू तो रॉन्ग हो गया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग बोला। ठीक है। वाटर इज द मीडियम इन अ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग, दिस इज राइट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ना मोस्टली वाटर पॉलिनेशन, मतलब वाटर फर्टिलाइजेशन में ही होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। और अगर बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी बात करें तो वाटर एक ऐसा मीडियम होता है जो गैमीट को तेरा तेरा के एक दूसरे के पास ले आता है, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों वाटर में रहते हैं। ये मान लो वाटर है और वाटर के अंदर आके ही ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो दिस इज राइट। Fourth is offspring form as a result of external fertilization have a better chance of survival than from inside. That is wrong. अगर कोई inside बन रहा है और ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग, उसका अच्छा बेटर चांस होगा सर्वाइवल का, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मदर से न्यूट्रिशन एंड केयर ले, मतलब न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट उसको कंटिन्यूअसली मिल रहा है मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको खुद से कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए इनसाइड द ऑर्गेनिज्म बेटर है रादर देन आउटसाइड। आउटसाइड कोई और एनिमल आके उसको खा जाएगा, हार्म कर देगा, तोड़ देगा अगर कोई एग है तो। सो दैट इज रॉन्ग। तो राइट स्टेटमेंट वुड बी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। तो करेक्ट आंसर आपको जो दिख रहा है फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है, बी में दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड, तो बी ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज मैंने लैंग्वेज में भी सेम ही चीज एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो मैं हाईलाइट पार्ट दिखा लेती हूँ कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है तो उसके अंदर एल्गी एंड फिशेस वगैरह आते हैं, तो वाटर होता है एक मीडियम फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, एंड सिंक्रोनी होती है, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स गैमीट सेम टाइम पे रिलीज करते हैं, एंड सिंक्रोनी मोस्टली फिशेस एंड फ्रॉग्स में दिखाई जाती है। और मेजर डिसएडवांटेज यही है कि ये वल्नरेबल एंड थ्रेटनेबल है, कोई भी प्रेडेटर आके खा जाएगा, इसलिए इनके चांस ऑफ सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, नाउ स्टेट ऑप्शन नंबर हम चलते हैं 8th पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व इन द पेस्टल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के पिस्टल में कुछ सर्टेन फीचर्स हैं, वो इन स्टेटमेंट से दिखाई देते हैं। तो क्या स्टेटमेंट है, पिस्टल में प्रोड्यूस मोर देन 1 सीड। ठीक है, ईच कार्पल में हैव मोर देन 1 ओव्यूल।
पिस्टिल क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर मैंने करा दिया है आपको, तो आपको पिस्टिल अभी तक समझ आना चाहिए पिस्टिल क्या होता है। तो अगर ये आपका फ्लावर है, ठीक है, इसमें पेटल्स होते हैं, ये नीचे जो हरे कलर के होते हैं पेटल्स होते हैं, ये आपके सेपल्स होते हैं। एक होता है आपका ओवरी, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा और इस स्टाइल से अटैच है। यहाँ पे फिलामेंट होते हैं और एंथर होते हैं, फिलामेंट होते हैं, एंथर होते हैं। और ये मेल जो फीमेल जो पार्ट है इसको हम साइंटिफिकली तो गायनेशियम बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं। मेल वाले को एंड्रोशियम बोलते हैं, ये याद आया अब? तो इसको हम पिस्टिल बोलते हैं जो फीमेल पार्ट है। तो आपको अब फीमेल ऑर्गन को इमेजिन करना है फ्लावर के और फिर आंसर को सोचना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ट्रू ऑप्शंस बताओ जो पिस्टिल के लिए ट्रू हैं, ठीक है। तो पिस्टिल में हैव मेनी कार्पल्स, पिस्टिल के अंदर बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं, है ना। तो दैट इज राइट, क्योंकि हमने मल्टी कार्पिलरी पिस्टिल भी पढ़ा था, है ना। मल्टी कार्पिलरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक कॉमन पिस्टिल बना लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी पिस्टिल। तो मोर देन वन कार्पल होता है। कार्पल आपको पता है ना क्या होता है कार्पल? ये एक पर्टिकुलर को हम कार्पल भी बोलते हैं लेमन में, कार्पल। तो बहुत सारे कार्पल मिलके और फीमेल पार्ट को गायनेशियम और पिस्टिल बोलते हैं। इस पर्टिकुलर लाइक फ्लावर के पार्ट्स को हम कार्पल बोल रहे हैं, लेकिन उसको जो फीमेल का टर्म है वो हमने पिस्टिल दिया है। तो बहुत सारे कार्पल फ्यूज होकर भी पिस्टिल बना लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, मे हैव मेनी कार्पल्स, देन ईच कार्पल मे हैव मोर देन वन ओव्यूल, दैट इज अगेन राइट। थर्ड स्टेटमेंट ईच कार्पल हैज ओनली वन, रॉन्ग है, ओव्यूल तो बहुत सारे होते हैं। पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पल, अगेन रॉन्ग। तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट नंबर ए में दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। तो ये इसलिए ट्रू होगा। नाउ आई विल इरेज ऑल ऑफ इट एंड वही चीज मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, question number 9th, which of the following situations correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? एक एंजियोस्पर्म एग का पूछा है और एक ह्यूमन एग का पूछा है और बोला है कि क्या सिमिलैरिटी आपको दिखती है दोनों एग्स के बीच में। और कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं यहाँ पे, और इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट आंसर आपको निकालना है। मतलब कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है वो आपको देखनी है। तो ये क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है और ढंग से करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एंजियोस्पर्म एग का मतलब है एक फ्लावर के एग की बात की है। फ्लावर के फीमेल पार्ट में जो ओव्यूल है और उससे जो पूरी एग की सेल बनती थी ना आपकी, उसकी बात की गई है। और एनिमल के अंदर मतलब ह्यूमन की बात की गई है। ह्यूमन के अंदर जो फीमेल बॉडी के अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं ना ओवरी के अंदर, उसकी बात की गई है। अब उन दोनों में क्या पूछा है, कौन सी चीज है जो सिमिलर है? फर्स्ट ऑप्शन, एग ऑफ बोथ आर फॉर्म ओनली वंस इन लाइफ टाइम, रॉन्ग। वंस इन लाइफ टाइम नहीं बनते हैं एग्स, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स एग फॉर्मेशन हो सकता है। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, अगेन रॉन्ग। मूव तो करेंगे ना, फीमेल में तो हर महीने प्यूबर्टी के बाद एग रिलीज होता है और मूव करता है, तो दैट इज नॉट स्टेशनरी। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड, मोटाइल तो है लेकिन हमेशा नहीं है, ठीक है, हमेशा नहीं है। एंजियोस्पर्म का एग नहीं है हमेशा ट्रांसपोर्टेड। अगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हो गए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर याद है ना, बताया था क्लिस्टोगेमस, कौन से फ्लावर्स जो खुलते ही नहीं है, वो बंद रहते हैं फ्लावर्स, उनके अंदर एग कहाँ मोटाइल है, कहाँ मूव करता है। और एंजियोस्पर्म ओनली फीमेल
ह्यूमन के अंदर जो एग होता है ना, ह्यूमन के अंदर वही मोटाइल होता है। आपने सुना है एंजियोस्पर्म के अंदर एग मूव कर रहा है, हमेशा पॉलन है जो मूव करके एग तक आता है, एग कभी मूव नहीं करता है। ठीक है, तो मोटाइल तो नहीं है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, विच इज राइट। दोनों में सिनगेमी होगी और जाइगोट बनेगा, इट्स राइट। तो ओनली फोर्थ स्टेटमेंट ही मुझे राइट लगी है, तो मैं फोर्थ को ही मार्क करूंगी। और बी ऑप्शन में दे रखा है फोर्थ ओनली, राइट ऑप्शन वुड बी बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, appearance of vegetative propagules from the nodes of the plants such as sugarcane and ginger is mainly because appearance पूछा है vegetative propagules के from the nodes of the plants such as sugarcane and ginger is mainly, ठीक है। हाँ, appearance की बात की गई है, appearance of vegetative propagules from the nodes of the plants, ओके। एंड प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं बेटा? प्रोपेग्यूल्स यहाँ पे शुगर कैन गन्ना और जिंजर अदरक, इन दोनों की बात की गई है। आपको शुगर कैन पता है कैसा होता है? शुगर कैन गन्ना जिसको हम जूस बना के पीते हैं और खाते भी हैं। आपने देखा होगा शुगर कैन के बीच बीच में ना ऐसे लाइंस होती हैं जहां से हम शुगर कैन को तोड़ सकते हैं यहां से, और इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको हम खाते हैं। और ये जो पार्ट है ना, जो लाइन है, इनको हम बोलते हैं नोड्स। क्यों? क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को हम ग्रो करें तो एक और शुगर कैन ग्रो हो सकता है, मतलब इसके अंदर ग्रोइंग कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, इन नोड्स के अंदर, मतलब ये वेजिटेटिव होते हैं। इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। नोड्स के अंदर से कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो एक नए प्लांट में फॉर्म हो सकते हैं। ये गन्ने की बात है। जिंजर को भी आप देख लीजिए, जिंजर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा और बीच बीच में ऐसे कुछ लाइंस वगैरह होंगी और कुछ छोटे छोटे ऐसे लग रहा होगा प्रोपेग्यूल्स उठे हुए हैं। अगर जिंजर को हम मिट्टी के अंदर दबाएं उन प्रोपेग्यूल्स के साथ, वेजिटेटिव है ना वो, वेजिटेटिव का मतलब एक नया प्लांट बनाने की उनके अंदर क्षमता है, तो बन जाएगा। तो ऐसे जिंजर के प्रोपेग्यूल्स की बात की गई है और यहाँ पे शुगर कैन, ठीक है। नाउ कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो स्टेटमेंट है कि अपीयरेंस होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का नोड से, जैसे जिंजर एंड शुगर में, ये क्यों होता है? तो इसमें पूछा है बिकॉज, क्यों, वाई, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको वाई का आंसर ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है nodes are shorter than intimodes, nodes are shorter than intinodes, तो that is right, but that's not correct। इसकी वजह से कोई वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स नहीं अपीयर हो रहे हैं। सेकेंड है नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल, दैट इज राइट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या मतलब है? वो सेल्स जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल, अ न्यू प्लांट, ठीक है, डिवाइड कर करके, कट करके। तो नोड्स के अंदर वो कैपेबिलिटी है, मतलब क्यों है? क्योंकि उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से ही वो एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बना सकते हैं और एक नए प्लांट को बना सकते हैं। तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। नोड्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल, अगेन रॉन्ग। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉइल के पास है कि नहीं है। नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, अगेन रॉन्ग, उनके अंदर होती हैं। तो आंसर बी वुड बी करेक्ट। तो appearance of vegetative propagules from the nodes of the plants such as sugarcane and ginger is mainly because nodes have meristematic cells. Because of vegetative propagules, leaf birds of bryophyllum, eyes of potato, bulbiform again, ये other examples हैं। अब जिंजर के अंदर जो होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, उनका नाम होता है राइजोम, ठीक है। ये अलग अलग एग्जाम्पल है जो आपको इस में दिए हैं मैंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं कि which of the following statements support the view that elaborate sexual reproduction process appeared much later in the organic evolution, ठीक है। तो बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट करती है इस व्यू को कि इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपीयर होती है मच लेटर इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ओके।
और स्टेटमेंट्स आप देख लेते हैं कौन कौन सी है, फिर हम आगे का देखते हैं कि क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो सपोर्ट करती है इस व्यू को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बहुत बाद में आया है। मतलब जब पहले ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशन की बात कर रहा है ये बेसिकली, सबसे पहले जब धरती पे कोई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए थे, धरती पे पहला फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आए थे तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं आए थे। अगर आपने इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ लिया है अभी, ठीक है, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा सबसे पहले इवोल्यूशन में फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी आए थे वो सब क्या थे, वो यूनिसेल्युलर थे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी बताया था क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, तो उनमें वही होता था, बाइनरी फिशन वगैरह होता था। तो दैट इज राइट, पहले नहीं हुआ था। तो ऑप्शन में वही है, जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब आया, कैसे आया, इवोल्यूशन से आया ना। तो पहले होता था बाइनरी फिशन, अब यहाँ पे होने लगा इवोल्यूशन, यहाँ पे क्या होने लगा, इवोल्यूशन होने लगा। फिर इवोल्यूशन के चलते जो प्रोकैरियोट्स थे वो यूकैरियोट्स में चेंज हुए। ठीक है, यूकैरियोट्स में चेंज हुए, उसके बाद जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर हुआ। सो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बहुत बाद में आया है। ओके, और क्वेश्चन के अंदर बोला है, यही बोला है, और इसका थोड़ा बहुत रीजन मांगा है कि क्या रीजंस है और कुछ स्टेटमेंट्स दी है। तो हमें करेक्ट आंसर निकालना है। देखिए करेक्ट आंसर निकालना है फ्रॉम द ऑप्शंस। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन, asexual reproduction is common in lower groups। फर्स्ट ऑप्शन है, लोअर ग्रुप के अंदर सिंपलर बॉडी डिजाइन था, सही है। सिंपलर बॉडी डिजाइन मैंने बताया, लोअर ग्रुप में प्रोकैरियोट्स थे और मेनली उनमें बाइनरी फिशन होता था। ठीक है, बाइनरी फिशन होता था तो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता था, लोअर ग्रुप में सिंपलर बॉडी डिजाइन था। सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉमन लोअर ग्रुप्स, लो ग्रुप्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कॉमन होता था, सेक्सुअल नहीं होता था, दैट इज अगेन राइट। थर्ड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन हायर, दैट इज रॉन्ग। हायर की बात कर रहे हो तो बेटा सेक्सुअल की बात ही करोगे। ठीक है, रॉन्ग। फोर्थ, द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, हाँ एंजियोस्पर्म हाई है, वर्टिब्रेट्स भी हायर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर सेक्सुअल का हाई इंसिडेंस था, दैट इज राइट। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर राइट। तो ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन में दिया है, देखिए फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, offspring formed by asexual reproduction exhibit more variation than these formed by asexual reproduction। मतलब offspring जो sexual reproduction से बनते हैं उनके अंदर ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या है, अलग होना। ठीक है, उनके अंदर वेरिएशन है, वैरायटी से वर्ड निकला है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन है मतलब वो डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, इट्स डिफरेंट। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, कंपेयर किया है इसको किससे, ए सेक्सुअल से। ए सेक्सुअल में तो एक जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि ए सेक्सुअल में एक जैसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक ही पेरेंट है जिससे ऑफस्प्रिंग बन रहा है और उसमें ना ही गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है ना फ्यूजन हो रहा है, इसलिए सिमिलर दिखते हैं, इससे सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, सिमिलर दिखते हैं, लेकिन सेक्सुअल में सिमिलर नहीं दिखते हैं और इसके रीजन मांगे हैं शायद यहाँ पे। तो रीजन हम देखेंगे और फिर करेक्ट आंसर देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस, फर्स्ट ऑप्शन दिया है। सेकंड दिया है, गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिव डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, व्हिच इज राइट। अगर हम पेरेंट के गैमीट्स देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल गैमीट होता है एंड मेल गैमीट होता है। आई होप आपको ये साइन समझ आता है, ये मेल के लिए यूज करते हैं और ये फीमेल के लिए यूज करते हैं, ये वाले साइन। ठीक है, ये मेल के लिए यूज होता है, ये फीमेल के लिए होता है, जिसको नहीं आता है वो समझ लीजिए।
तो फीमेल गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है, वो दोनों फ्यूज करते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट आगे जाके डेवलप होता है एडल्ट के अंदर। तो जो ऑफस्प्रिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो गैमीट, पेरेंट के जो गैमीट होते हैं, इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है वो आपस में सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्यूज करेंगे और डिफरेंसेस आएंगे। दैट इज द राइट थिंग, वही यहाँ पे दिया है, गैमीट ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, राइट। काफी अच्छा स्टेटमेंट है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी, इससे फर्क नहीं पड़ता है लेंथी प्रोसेस है कि नहीं है। इवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लेंथी प्रोसेस होता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि लेंथी प्रोसेस होगा तो सिमिलर नहीं होगा। दैट्स अ वेरी डम स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट है, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज के पेरेंट कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज नहीं करते हैं, मतलब कर सकते हैं बट दैट्स नॉट कॉमन। मेनली मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम स्पीसीज के ही मेल एंड फीमेल होते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन मेल होगा तो ह्यूमन फीमेल ही आपस में फ्यूज करके एक ह्यूमन बच्चा पैदा होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल। तो डिफरेंट स्पीसी तो गलत हो गया। थर्ड है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, वो बस क्वालिटेटिवली डिफरेंट है ना, उसी से फर्क पड़ेगा, जो स्टेटमेंट नंबर बी में बोल दिया है। तो आंसर वुड बी बी, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, अब उस चीज को रिपीट करने का तो कोई मतलब है नहीं, देखो स्टेटमेंट तो वही रहने वाला है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें ज्यादा वेरिएशन होती है, बिकॉज गैमीट दोनों पेरेंट्स के क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं, एंड एसेक्सुअल के अंदर वन पेरेंट ही होता है, तो इसलिए वहां पे कोई चांस ही नहीं है वेरिएशन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो हमें बस करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स इट। तो क्या क्या स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, डाइशियस हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स। तो देखिए क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स है ना, वहां पे डाइशियस वर्ड का यूज हुआ है। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि डाइशियस क्या होता है, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे कि डाइशियस किसको बोला है। ठीक है बेटा, हमने मोनोशियस पढ़ा था और डाइशियस पढ़ा था जब एनसीईआरटी हमने पढ़ी थी। दोनों का मतलब समझेंगे, डाइशियस एंड मोनोशियस। मोनोशियस क्या होता है, मोनोशियस वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट होता है जिसके अंदर फीमेल और मेल दोनों के दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स या फिर सेक्सुअल मतलब कि ऑर्गन्स या ऑर्गेनिजम्स सेम बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, मेल भी होगा फीमेल होगा, उसको बोलता है मोनोशियस। मोनो एक में ही दोनों होगा। डाइशियस के अंदर फीमेल अलग मेल अलग, फीमेल अलग मेल अलग, मतलब मेल एक पूरा अलग और ऑर्गेनिज्म, फीमेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म सेम में नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डाइशियस। गॉट इट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अच्छे से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डाइशियस, डाइशियस को हाँ हर्माफ्रोडाइट एक दूसरा नाम है डाइशियस का, बस। तो डाइशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स, रॉन्ग। प्लांट के अंदर भी होता है ना, प्लांट के अंदर भी होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट है डाइशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन प्लांट्स, विच इज अगेन रॉन्ग, दोनों के अंदर होता है। थर्ड स्टेटमेंट में दोनों का नाम लिया है, तो मैं थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट बोलूंगी क्योंकि उसमें बोथ लिखा है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। डाइशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स, अगेन रॉन्ग। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या, प्लांट्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर करेक्ट। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था, फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर जिसमें हमने एंजियोस्पर्म्स की बात की थी, तो वहां पे हमने डाइशियस प्लांट्स एंड मोनोशियस प्लांट्स पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर। एंड मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं हमारे एनिमल के अंदर, वो तो हमें पता ही है, इसलिए बोथ मेल एंड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो राइट आंसर वुड बी स्टेटमेंट नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज नो नेचुरल डेथ in single-celled organisms like amoeba and bacteria because। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है यहाँ पे कि कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, वो मारे ही जाते हैं। और इसका मतलब रीजन पूछा है बेसिकली कि क्या रीजन है।
तो ऑप्शंस देखिए, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इसका इससे क्या मतलब, इसमें तो नेचुरल डेथ की बात हुई है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की, उसमें इसका मतलब ये है ही नहीं इससे कि वो सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए नेचुरल डेथ उसमें नहीं होती है। ये तो डम स्टेटमेंट है, इट्स रॉन्ग। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, अगेन रिप्रोडक्शन का कोई मतलब ही नहीं है इससे, नेचुरल डेथ से। पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, दैट इज करेक्ट। देखिए, जब भी बाइनरी फिशन होता है अमीबा या बैक्टीरिया के अंदर, तो एक होती है पेरेंट का सेल, दिस इज पेरेंट का सेल। पेरेंट के सेल में होता है आपका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब इसे साइज में इलोंगेट करता है जैसे मैंने आपको दिखाया, और सेल थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिर जो न्यूक्लियस है ना, ये बीच में से डिवाइड होता है ऐसे, इलोंगेट होने के बाद थोड़ा न्यूक्लियस इधर बचता है, थोड़ा न्यूक्लियस इधर बचता है, सेम सेल। ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेम सेम सेल रहेगी, उसके बाद सेल डिवाइड होती है ऐसे, और एक सेल बन जाएगा, दूसरा सेल बन जाएगा। देखिए, इनमें ना तो गैमीट बना, ना ही फ्यूशन हुआ, बस एक बॉडी थी, वो दो बॉडी में डिवाइड कर गई। तो वो जो बॉडी है वो कभी मरी ही नहीं ना, वो बॉडी अपने बच्चों में चली गई। ये जो बच्चे बने, ये आगे अपनी बॉडी डिवाइड करेंगे, अपने बच्चों में जाएंगे, ये अपने बच्चों में जाएंगे, अपने बच्चों, ये साइकिल चलती जाएगी। ये बॉडी का कभी अंत ही नहीं होगा, ये बॉडी बस डिवाइड करती जाएगी, मरेगी नहीं। इसलिए कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है, बॉडी बस डिवाइड करती चली जाती है। समझा थोड़ा? तो आंसर इज पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा है ना, डिवाइड कर करके अपने ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, बच्चों, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, उसमें जा रहा है, बच्चे अपने बच्चों में जाएगा, तो पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑफस्प्रिंग्स। डी है दे आर माइक्रोस्कोपिक, अगेन नो सेंस। आई डोंट नो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फालतू में क्यों दी है, इसका कोई सेंस नहीं है। इतना अच्छा और सही स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर सी आपको दे दिया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे पूरा फिनोमेना समझाया, ये फिनोमेना आपको समझ आना चाहिए। अगर हाँ स्टेटमेंट में होता कि दे आर यूनिसेल्युलर एंड डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, एंड हाँ उसमें भी यही हो जाता, हायरार्की वाला पॉइंट आना चाहिए था। अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि दे आर यूनिसेल्युलर एंड ट्रांसमिट देयर सेल, कीप ऑन ट्रांसमिटिंग देयर सेल टू नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, तो वो करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करते हैं। पर इसके अंदर अभी वो स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर सी ही है जो आपका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15। देखिए तो लेफ्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, तो बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, कौन सा रिप्रोडक्शन कौन सा ऑर्गेनिज्म करेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन तो बहुत टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का क्या हैबिटेट है, क्या मॉर्फोलॉजी है। हैबिटेट का क्या मतलब है? हैबिटेट का मतलब है ऑर्गेनिज्म का घर। हैबिटेट इज ऑर्गेनिज्म का घर, जैसे हमारे घर होता है ना, होम ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कहाँ वो रहता है, व्हाट इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। तो ऑप्शन में यही है कि देखिए बहुत तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, अब ये कैसे पता लगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा। कौन कौन से तरह के होते हैं रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल होते हैं। अब कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो एसेक्सुअल करता है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो सेक्सुअल करता है, इनमें भी वेराइटीज हैं। एसेक्सुअल में बडिंग है, बाइनरी फिशन है, ठीक है, सेक्सुअल में भी अलग अलग है, मतलब एसेक्सुअल में और भी है, पार्थिनोजेनेसिस है, एपोमिक्सिस है जो हमने फ्लावर्स में पढ़ा,
सेक्सुअल तो मोस्टली एक ही तरीका का होता है, गैमेट फ्यूजन वगैरह ये सब, बस तरीके अलग हो जाते हैं। कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करके करता है, कोई इंटरनल करके करता है, दैट इज द अलग थिंग। पर कौन क्या करेगा, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म करेगा, ये डिसाइड करने वाला क्या फैक्टर है, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। और स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि ये सारी चीजें जीन्स पे डिपेंड करेंगी और ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी पे डिपेंड करेगी। अगर आज ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर इवोल्यूशन ऐसा हो जाता कि हमारे मान लो जीन्स ऐसे बन जाते, हमारे जीन्स ऐसे बन जाते कि ह्यूमन के अंदर इंटरनल नहीं एक्सटर्नल हो रहा होता, एक्सटर्नल पहले से ऐसे जीन्स हमारे बन जाते, तो आज की डेट में इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल होता। पूरा का पूरा जीन ने ही बदल दिया सब। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जीन्स। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी, कि हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी क्या है, मतलब फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी काम कैसे करती है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहे हो। लास्ट में आता है कि तुम रहते कहाँ हो, हैबिटेट इज लास्ट। हैबिटेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्लांट वाटर में रहता है, वाटर इज उसका घर, तो उसमें एक्सटर्नल होगा ना। अगर एयर में रह रहा है, बाहर रह रहा है, तो एयर पॉलिनेशन होगा, इसलिए हैबिटेट जरूरी है, लेकिन ये लास्ट है। तो तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा, जीन्स, फिजियोलॉजी एंड हैबिटेट। कौन से क्वेश्चन में तीनों लिखा है ये आपको सर्च करना है। मॉर्फोलॉजी से मतलब नहीं है ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत है पर बोल नहीं सकते हैं हमेशा, इसलिए दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर ऑप्शन में चारों होता है ना, मोर्फो, फिजियो, हैबिटेट और आपका जीन, तो वो ऑप्शन करेक्ट सबसे ज्यादा होता। लेकिन चार देखो या तीन, तो हमें हैबिटेट, फिजियो, जेनेटिक मेकअप, जीन्स की तो एक ही ऑप्शन में बात हुई है, दिस डी ऑप्शन। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। एनी लाइक बात ही नहीं है इसमें, तो जहां पे जीन है वही करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आइडेंटिफाई करो स्टेटमेंट क्या दी है। देखिए स्टेटमेंट क्या दी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्लोन की बात हमने पहले भी कर चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है तो क्लोन बनेगा, और क्लोन जो है वो आइडेंटिकल होता है। देखिए ये क्लोन CLOWN वाला क्लोन मत समझ लेना, उस वो क्लोन का मतलब और एक क्लोन का मतलब बहुत डिफरेंट है। ये CLONE वाला क्लोन है, ये इसका मतलब होता है सिमिलर, ये आपको पता ही होगा ये क्या होता है तो ये क्लोन मतलब आइडेंटिकल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट से, तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, एक मिनट इरेज कर देते हैं, आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है zoospores are sexual reproductive structures. No, zoospores sexual reproductive structures नहीं है, that is incorrect statement। zoospores जो बनते हैं हमारे वो asexual reproduction में भी बनते हैं, that is not sexual reproductive structures। C option है, in asexual reproduction a single parent producing offspring with or without the formation of gametes। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग विद फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज रॉन्ग, विदाउट होता तो सही होता, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड वेट, गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट बनने के बाद भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमने प्लांट्स में पढ़ा है, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, यही है ना, गैमीट से ही बनते हैं, एक्स से ही बनता है, तो दैट इज करेक्ट, नॉट रॉन्ग। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर डी, कॉनिडिया आर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स इन पेनिसिलिन, करेक्ट। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन आपका फंगा है,
फंगाई कैसे करता है फर्टिलाइजेशन? एसेक्सुअल करता है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है कॉनिडिया। वो जैसे मैं बना रही हूँ ना, ऐसे लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कॉनिडिया बोलते हैं। तो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हम ऑप्शन में देखो, इसमें पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। A, C, D करेक्ट है, B is only incorrect. Zoospores are sexual reproductive structures, correct, incorrect. Zoospores asexual reproductive structures है, फंगाई के अंदर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is a post fertilization event in flowering plant? फ्लावरिंग प्लांट के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात की गई है, वो हमें बताना है देख के। ठीक है, तो थोड़ा देख के देख लीजिए क्या क्या पूछा है। और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और बोला है कि क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, दोबारा पढ़े क्या? एंड्रो, जिम्नोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का हमने पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या होता है? फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, पॉलन ग्रेन। ठीक है, एंथर है ना ये, दिस इज एंथर, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन मूव करके इधर आएगा, पॉलिनेट करेगा, इधर बैठेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। ठीक है, नीचे ओवरी थी, यहाँ पे एग था, फ्यूज करेगा, फिर यहाँ से जाइगोट निकलेगा। यही था, याद आया? ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट। अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पूछा है हमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पूछा है, मतलब बाद में क्या होगा। सी है, बी स्टेटमेंट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज करेक्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो एम्ब्रियो बनेगा और जाइगोट जो भी है। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इमीडिएटली नहीं होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब ये भी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कभी भी, मतलब इमीडिएटली इसके बाद क्या होगा, इमीडिएटली इसके बाद जाइगोट एंड एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, फ्लावर बाद में जाके बनेगा, पर बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये भी फ्लावर बनने के बाद में होंगे। तो राइट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर बी, विच इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच इज लास्ट एमसीक्यू। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में अपने वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे एंड लॉन्ग करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in the shoot tip cells of a maize plant is 20. The number of chromosomes in the microspore mother cells of the same plant shall be. वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको बस इतना याद होना चाहिए कि मेज प्लांट आपने कौन से एग्जाम्पल में पढ़ा था। ठीक है, क्या वो मोनोकोट होता है, क्या वो डाइकोट होता है ना, और उसके अंदर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में मेज प्लांट दिया है, मेज प्लांट क्या होता है? मेज प्लांट होता है मोनोकोट, ये होता है मोनोकोट प्लांट। इसमें क्रोमोसोम का नंबर दिया है शूट टिप के ऊपर। अब जो शूट टिप होती है और रूट टिप होती है, ये होती है रूट टिप जो रूट्स बनाएगी। ठीक है, रूट टिप, ये होती है आपकी शूट टिप। शूट टिप आगे जाके स्टेम बनाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं शूट टिप। अब इसके अंदर की जो सेल्स हैं उनका क्रोमोसोम नंबर आपको दिया है कितना? 20 दिया है। ये देखिए 20 है, और पूछा है कि कितने क्रोमोसोम्स होंगे इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑफ द सेम प्लांट। तो देखिए, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होने ही वाला है, लेकिन जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, और शूट टिप भी डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, और इसके अंदर 20 है 2n, और एमएमसी भी डिप्लॉयड है। ठीक है, सेम प्लांट का ही है तो 20 ही होगा। तो सिंपल सी बात है, 20 ही होगा। तो आंसर वुड बी 20 ओनली। ठीक है, आंसर वुड बी 20 ओनली। तो वही चीज यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन की है। ऑप्शन नंबर 1, शूट टिप सेल्स ऑफ द मेज प्लांट इज अ स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर 2n diploid. Microspores be 2n. So the microspore mother cell MMC 20 chromosomes. ठीक है, एनीथिंग एल्स? दैट इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। हम नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।